हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। एग्जामिनेशन के दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें आपको मैं डाइजेशन के बारे में विस्तार से पढ़ा चुकी हूँ, रेस्पिरेशन के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सेशंस में हमने हार्ट का स्ट्रक्चर समझा, हमारा जो हृदय है वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि हार्ट जो है हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मांसपेशियों से बना हुआ अंग है जिसमें आर्टरीज और वेन्स, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्टरीज क्या करती हैं, यानी कि धमनियां क्या करती हैं, हमारे हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो शुद्ध रक्त है, वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। और शिराएं क्या करती हैं, पूरे शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, वो हमारे हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर धमनी और शिरा में अंतर याद नहीं रख पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था, डायग्राम्स जो मैंने बनवाए उसमें मैंने धमनियों को हमेशा ही रेड कलर में और शिराओं को ब्लू कलर में बनाने के लिए बोला, ताकि आपको ये याद रहे कि जो शिराएं हैं, जो वेन्स हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और ब्लू इसलिए दिखा दिया कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रक्त होता है। जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि शुद्ध रक्त को आपके हार्ट से लेकर के पूरे शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाने का काम करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में घुला हुआ होता है, डिसॉल्व फॉर्म में होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में डिसॉल्व ना होकर के ब्लड के अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में एक एक अंग तक या एक एक सेल्स तक पहुंचाया जाता है। अगर बिल्कुल आसानी से, जैसे हर चीज छोटे बच्चे थे तो क्या कहानी की तरह याद कर लिया करते थे, है ना। तो एक कहानी की तरह समझ लें कि जैसे हार्ट होता है, हार्ट में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो शुद्ध रक्त है, वो हार्ट में जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के हर एक अंग तक और हर एक अंग में मौजूद एक एक कोशिका तक पहुंचा दी जाती है। एक एक कोशिका तक पहुंचाने के बाद वहां पे हो जाती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस। और कोशिकीय श्वसन के दौरान, श्वसन की प्रक्रिया में आप सभी ने पढ़ा था कि श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट मटेरियल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व होता है, लेकिन तब उसको वापस लाने के लिए जो हम कह रहे हैं जो ट्यूब्स होती हैं, वो ट्यूब्स धमनी ना होकर के शिराएं होती हैं, यानी वेन्स होती हैं। आर्टरीज में बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है और शिराओं में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। आज की क्लास में हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और हार्ट के ही कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। कल के सेशन में हम बात कर रहे थे कि जो ह्यूमंस हार्ट होता है, मनुष्यों का जो हृदय होता है, वो 4 चैम्बर वाला होता है, 4 कोष्ठकों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिनके बारे में आप सभी ने जाना कि दायां आलिंद होता है। दाईं भाग में भी उसको याद करने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि 2 कमरों की 2 मंजिला इमारत, ठीक है। दाईं तरफ दायां आलिंद होता है, ऊपर की साइड, नीचे दायां निलय होता है। लेफ्ट हैंड साइड में बायां आलिंद होता है और बायां निलय होता है, ठीक। नीचे की तरफ निलय होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, निलय जो है वो नीचे होता है, नी से नीचे, नी से निलय, और ऊपर की तरफ आलिंद होता है। तो क्योंकि कभी कभी क्या है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ऐसे तो याद करेंगे, याद रहेगा, लेकिन जब हम एग्जाम में लिखने जाते हैं तो डायग्राम भी हम सुंदर सा बना लेते हैं, लेकिन जब हमें लेवलिंग करने का टाइम आता है तो लेवलिंग करते टाइम हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि आलिंद और निलय में ही कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि आलिंद ऊपर था या नीचे था, निलय नीचे था या ऊपर था। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी होगी। इस ट्रिक में ये ध्यान रखना होगा कि निलय हमेशा नीचे वाले पोर्शन को हम बोलेंगे,
ऊपर वाले पोर्शन को आलिंद बोलेंगे, लेकिन नीचे वाले पोर्शन को निलय बोलेंगे। तो अगर नीचे वाले पोर्शन को हम निलय बोल रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो आलिंद होगा। 4 कोष्ठकों में बटा होता है मनुष्य का हृदय, है ना। नीचे दायां और बायां निलय होता है, ऊपर दायां और बायां आलिंद होता है, जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं नीचे वाले को, और ऊपर वाले को ऑरिकल्स कहते हैं। अब हमने ये जाना कि मनुष्यों का जो हृदय है वो तो 4 चैम्बर्ड होता है, लेकिन फिशेज का जो हृदय है बच्चों, हार्ट है, वो केवल 2 कोष्ठकों से मिलकर के बना हुआ होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट्स ऑफ फिशेज। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिशेज का अगर आप पढ़ें, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स डज नॉट एंटर द हार्ट। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो गिल्स के द्वारा हार्ट में प्रवेश नहीं करता, क्या होता है, इट इज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर बॉडी। वो मछलियों के पूरे शरीर में डायरेक्टली ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, only the deoxygenated blood enters the auricle and then the ventricle। और जो deoxygenated blood है वो ऑरिकल में और वेंट्रिकल में एंटर करता है। 2 ही कोष्ठक होते हैं, 2 ही चैम्बर्स से मिलकर के उनका हार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। The deoxygenated blood enters the gill for oxygenation from the ventricle। और ये deoxygenated blood है, ये गिल्स में एंटर कर जाता है और वहां पे ऑक्सीजनेशन इसका हो जाता है। तो इसको भी हम फ्लो चार्ट के माध्यम से, ये फ्लो चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर बनाएंगे फ्लो चार्ट को, जिसमें आपने लिखा बॉडी, यहाँ पे लिखा ऑरिकल, वेन्स, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपका गिल्स में, और गिल्स से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से फिशेस जो होती हैं, द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वंस। एक ही बार हृदय के द्वारा, हृदय के थ्रू ये पास होता है और एक ही साइकिल इनके पैसेज की होती है, इसलिए इस टाइप के सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे कि मनुष्यों में डबल सर्कुलेशन होता है, दोहरा परिसंचरण होता है, उसी तरह से मछलियों में दोहरा परिसंचरण ना होकर के सिंगल परिसंचरण या सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। ये फ्लो चार्ट बनाना नहीं भूलेंगे। फ्लो चार्ट में ब्लू कलर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंगित कर रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को इंगित कर रहा है, और रेड कलर की जो लाइन है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंगित कर रही है, यानी कि शुद्ध रक्त को इंगित कर रही है। जिस तरह से आपने ये फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट नेसेसरी इसलिए है बच्चों क्योंकि फ्लो चार्ट आप जब बना देंगे, हो सकता है आपको शब्द ना याद रहे एग्जाम में, पर फ्लो चार्ट याद रहेगा, और फ्लो चार्ट से ही आप 2-4 लाइन 5 लाइन अपने मन से भी लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाने का मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर 2-3 बार आप फ्लो चार्ट्स बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कभी भी क्वेश्चंस के आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट ऑफ फिशेस के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिशेस में आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे और लिखेंगे दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज सिंगल सर्कुलेशन। सभी बच्चे फिशेस में किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसका फ्लो चार्ट जरूर बनाएंगे। बच्चों, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है हार्ट के थ्रू कैसे होता है ये आपने समझ लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है आपका मनुष्यों में किस तरह से परिसंचरण होता है रक्त का, उसके बारे में, तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोबारा से एक बार फिर से। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। एक्चुअल में ये ब्लड प्रेशर क्या होता है इसको हम एक घटना के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ब्लड प्रेशर, आप सभी ने ब्लड प्रेशर के बारे में सुना होगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है उसके लिए हम एक घटना के तौर पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक रोहन नाम का लड़का है। रोहन नाम का लड़का जो है वो विजिट कर रहा है एक डॉक्टर के पास अपने दादाजी के साथ। ठीक है, डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर मेजर किया। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे
आपको दो मशीनें स्क्रीन में दिखाई पड़ रही हैं। एक तो ये है आला, जिसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं, और दूसरा आपको ये पंप जैसी मशीन दिखाई पड़ रही है। ऊपर ये मीटर जैसा दिखाई पड़ रहा है और एक पट्टी जैसा है जो हाथों पे लपेटा गया है। ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में एक क्लिनिकल बीपी की मशीन है, क्लिनिकल ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है। ये मशीन जनरली आज के समय में डिजिटल ब्लड प्रेशर की मशीन आ रही है, लेकिन जब क्लिनिक में हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें इसी तरीके की मशीन मिलती है। तो डॉक्टर जो है ब्लड प्रेशर की मशीन जो नापता है, उस मशीन का नाम क्या है? उस मशीन का नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो डॉक्टर जो है इस मशीन से रोहन के दादाजी का ब्लड प्रेशर नापता है। रोहन क्या ऑब्जर्व करता है कि डॉक्टर ने क्या करा, पहले जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन थी उसको, उसका जो बेल्ट टाइप की संरचना जो थी, जो एक बैग टाइप की संरचना थी, उसको उन्होंने उनके कफ के अराउंड यानी अपर आर्म में, कोहनी से ऊपर की तरफ का जो भाग था उसके चारों तरफ लपेटा। लपेटने के बाद उन्होंने देखा कि उसको उन्होंने बेल्ट को फास्टन मतलब टाइट कर दिया, लगा दिया, और उसके बाद मुट्ठी क्या थी? मुट्ठी बंधी हुई थी। ठीक है। देन ही प्लेस्ड अ स्टेथोस्कोप। अब उन्होंने क्या किया, डॉक्टर साहब ने स्टेथोस्कोप को उनके एल्बो के नीचे की तरफ रखा, और जो स्क्वीजेबल बॉल थी, इस मशीन की जो बॉल जैसी संरचना थी, जिसको हम पंप कहते, पंप जैसी संरचना जो थी, उससे उन्होंने हवा भर के उस पर पंप प्रेशर दिया, और वो प्रेशर 180 mm Hg के बराबर गया। अब ये जो है, जो इसमें कभी भी इस मशीन को देखने के लिए आपको क्लिनिक में ही जाना होगा, वहाँ पे आप कभी जाएं और देखेंगे तो जो उसके अंदर नीचे ऊपर जो मेजर करता है वो होता है मरकरी, वो होता है पारा, ऑब्जर्व्ड इन द अटैच्ड कॉलम ऑफ मरकरी। द डॉक्टर देन रिलीज्ड द एयर। उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया, हवा जो वो भर रहे थे, प्रेशर दे रहे थे, उसको उन्होंने रिलीज कर दिया। और रिलीज कैसे किया? एयर वॉल्व जो था उसको ओपन कर दिया, और उसके बाद ऑब्जर्व किया कि वो जो प्रेशर उन्होंने बनाया वो प्रेशर किस तरीके से ड्रॉप कर रहा है ना। उन्होंने इसको बनाया कि किस तरीके से ये प्रेशर ड्रॉप कर रहा है। तो जब when the sphygmomanometer is inflated, जब उसको, उसमें हवा जब भरी जाती है, the major artery of the arm collapses and this makes us feel uncomfortable। जब हवा उसमें बहुत भरी जाती है और वो बेल्ट जो है वो टाइट होने लग जाती है आपके हाथों के चारों ओर, तो हम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो हवा बहुत धीरे धीरे रिलीज होती है, और उस समय पे जो हवा रिलीज होने पर जो हमारे अंदर आर्टरीज और वेन्स में जो साउंड होती है ब्लड के सर्कुलेशन की, वो स्टेथोस्कोप से सुनी जा सकती है। तो ये जो साउंड है ये क्या है? ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तरीके का होता है। एक तो होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि जो है ना। तो हम देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है, देखो आजकल घरों में भी जनरली पाया जाता है, ब्लड प्रेशर की मशीन होती है डिजिटल, है ना। तो उसमें हमें स्टेथोस्कोप लगाने की और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं होती, पर क्लिनिक में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की मशीन होती है, जिसे हम स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर में स्टेथोस्कोप लगा करके डॉक्टर जो है चेक करते हैं। साउंड जो हमें सुनाई पड़ती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की होती है, हम जिसको सामान्य भाषा में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलते हुए आपने बहुत लोगों को सुना होगा। वो क्या होता है प्रेशर? इट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। वो कौन सी साउंड होती है? हमारी आर्टरीज में ब्लड का फ्लो जो है उसकी साउंड होती है। वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट के, उसकी वो साउंड आपको सुनाई पड़ती है। When no sound is heard any longer, it is diastolic blood pressure। जब आपको साउंड सुनाई नहीं पड़ती
तो वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। द डायस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। आर्टरीज में जब रिलैक्सेशन होता है वेंट्रिकल्स का, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है ब्लड का वो सुनाई पड़ता है, वो सुनाई मतलब उसमें कोई आवाज नहीं होती। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 mm ऑफ Hg होता है और नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mm ऑफ Hg होता है। यानी जिसको हम सामान्य भाषा में कहें तो ऊपर वाला जो रक्तदाब है वो 120 नॉर्मल और नीचे वाला रक्तदाब 80 mm नॉर्मल होता है। जो आपके एक्चुअल में हम ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं, दीवारों के अगेंस्ट में जो प्रेशर लगता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर होता है बच्चों, ये शिराओं यानी कि वेन्स के मुकाबले धमनियों में यानी कि आर्टरीज में बहुत ज्यादा होता है। आर्टरीज में क्या होता है? आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर है वो जो वेंट्रिकल्स हैं, जो निलय है, उसमें जब वो सिकुड़ते हैं, है ना, तब उसका ये दाब होता है। और जब ये फैलते हैं तो उसका दाब, जैसे निलय है, वेंट्रिकल है जो, वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। जब कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है तो वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हो गया, जब उसको रिलैक्स होना होता है तब वो नीचे वाला ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये जो सामान्य दाब है जिसको हम नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो सिस्टोलिक जो है वो है 120 और डायस्टोलिक है 80 mm। जो प्रकुंचन दाब है वो 120 mm आपका मरकरी पे होता है, और जो अनुशिथिलन दाब है या नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 mm ऑफ Hg होता है। तो इसमें आप इसको एक बार आप कभी भी कहीं क्लिनिक जाएं, कभी बीमार हो, अपने किसी बुजुर्ग को लेकर जाएं, तो आप इसको जरूर रीड करने की कोशिश करिएगा, जानने का, समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर ये इस स्फैग्मोमैनोमीटर नाम की जो मशीन है, आपका रक्त दाब नापने की मशीन, ये कैसे काम करती है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद लसिका तंत्र के बारे में भी हमें जानना है। Do you know that the pressure created by the human heart to pump blood is enough to eject blood up to a distance of around 30 feet? इतना ज्यादा प्रेशर होता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। The pressure created by human heart, जितना प्रेशर ह्यूमन हार्ट क्रिएट करता है पंप करने के लिए ब्लड को, वो इतना ज्यादा होता है कि अगर उस समय ब्लड निकले तो 30 फीट की दूरी तक जा सकता है ना। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, जिसे हम महाधमनी कहते हैं। सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो महाधमनी कहलाती है मनुष्य के शरीर में। बच्चों, हम लोगों के शरीर में आपने क्या क्या जान लिया? आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में मनुष्यों का हृदय किस तरह से काम करता है उसके बारे में जान लिया। आपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का किस तरह से निरूपण है वो जाना। आपने व्यवस्थात्मक किस तरह से ब्लड फ्लो होता है हार्ट के अंदर, किस तरह से अंदर आता है और बाहर को निकलता है, वो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दिया। ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया जा चुका है। तो इन सब का डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है। आपको लसिका तंत्र के बारे में भी जानना है कि आपके शरीर में यानी मनुष्यों के शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम किस तरह से काम करता है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है बच्चों, ये भी परिसंचरण तंत्र का ही एक भाग है, जिसे हम लसिका तंत्र कहते हैं। उसके बारे में भी हम जानेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम जो है मनुष्यों के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फ क्या है यानी कि लसिका क्या है? लसिका इज अनदर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जैसे हमने सबसे पहले ब्लड के बारे में बात करी कि रुधिर जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक है, उसी तरह से लिम्फ जो है, लसिका जो है, ये भी एक और ब्लड के अलावा दूसरा एक तरल संयोजी ऊतक है।
which helps in the process of transportation, जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया में सहायता करता है. In addition to blood vessels, the body contains lymphatic vessels. ब्लड वेसल्स के अलावा हमारे शरीर में लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं. ये एक अन्य प्रकार का द्रव है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जो वहन में सहायता करता है. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम या टिश्यू फ्लूइड, ऊतक तरल हम इसको कहते हैं. In addition to blood vessels, the body contains lymphatic vessels. Some pores are present in the walls of capillaries, and through these pores, small amounts of plasma, proteins, and blood cells flow out in the intercellular spaces in the tissues. जो हमारा ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में जो केशिकाएं होती हैं, उनकी दीवारों में, उसकी भित्ति में जो छोटे छोटे पोर्स, बहुत टाइनी पोर्स जो मौजूद होते हैं, उससे कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन, कुछ ब्लड सेल्स क्या होती हैं, बाहर निकल करके टिश्यूज के जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती हैं उनमें आ जाते हैं, है ना. और यही क्या करते हैं, यही ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं. और ये क्या होती है बच्चों, ये ब्लड की तरह, ब्लड का जैसे प्लाज्मा होता है तो ब्लड के प्लाज्मा की तरह ही होती है, लेकिन ये कलरलेस होती है, रंगहीन होती है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है बहुत कम होती है ना. इन एडिशन टू ब्लड वेसल्स, द बॉडी कंटेन्स लिम्फेटिक वेसल्स. Some pores are present in the walls of the capillaries, and through these pores, small amounts of plasma, proteins, and blood cells flow out in the intercellular spaces in the tissues. This forms the tissue fluid. इसको हम तरल ऊतक कहते हैं और इसको हम लसिका या लिम्फ कहते हैं. क्या कहते हैं? लसिका या लिम्फ कहते हैं. कैसी होती है? ये रंगहीन होती है. इट इज कलरलेस फ्लूइड दैट कंटेन्स लेस प्रोटीन. ये रंगहीन एक तरल पदार्थ होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है. जब लिम्फ टाइनी वेसल्स जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस में प्रेजेंट है उसमें एंटर करता है तो कैपिलरीज जो हैं वो लिम्फ वेसल से ज्वाइन होती है ना. लसिका जो है वो अंतरकोशिकीय जगहों से लसिका कहाँ चला जाता है? वेसल्स में जब चला जाता है तो वहां पे आपस में मिल करके बड़ी लसिका वाहिनी बनाती और ये लास्ट में बड़ी शिरा में जाके खुल जाती है ना. पचा हुआ जो खाना है वो छोटी आंत के द्वारा और अवशोषित वसा जो है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लिम्फ के द्वारा ही होता है, और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस ब्लड में चला जाता है. तो ये आपका लिम्फ का स्ट्रक्चर है, उसका ये डायग्राम है. किस तरह से ये प्रक्रिया होती है उसको हम देखेंगे. यहाँ पे देख रहे हैं वॉल ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरी, ओपनिंग इनटू लिम्फेटिक वेसल और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. ये है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. हर एक सेल के बीच में जो स्थान होता है उसमें जो फ्लूइड फिल्ड होता है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहलाता है. तो ये आपका हो गया बच्चों लसिका तंत्र. अब लसिका का क्या फंक्शन है ये आपको जानना है और इसको आपको नोट भी करना है. फंक्शंस ऑफ द लिम्फ, लिम्फ के यानी लसिका के क्या कार्य हैं उसके बारे में आपको लिखना है. इट एक्ट्स एज अ रिजर्वॉयर ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड डाइजेस्टेड फूड. ये जो है वाटर, सॉल्ट और डाइजेस्टेड फूड के लिए रिजर्वॉयर की तरह काम करता है. It carries digested food and fats from the small intestine. जो लसिका होती है, लसिका पचे हुए भोजन को और वसा को, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पचा हुआ भोजन है और वसा है उसको कैरी करने का काम करती है. लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल वीली अब्सॉर्ब फैटी एसिड्स. जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं
जो इंटेस्टिनल विली होते हैं, जो जब हमने डाइजेशन की प्रक्रिया पढ़ा था, तो डाइजेशन की प्रक्रिया में हमने ये जाना था कि इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ उंगलियों के उभार जैसी संरचना होती है, जो पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह प्रदान करने का काम करते हैं। उनमें जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स को लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। It contains phagocytes that can engulf and destroy bacteria and other foreign particles. और lymph में phagocytes present होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो engulf कर सकते हैं, जो destroy कर सकते हैं बैक्टीरिया को और किसी भी foreign particle को। अब आपने जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा मनुष्यों का, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली। अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा मनुष्यों में उत्सर्जन की प्रक्रिया। तो उत्सर्जन की प्रक्रिया आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ना। तो पहले हम आज रिवाइज कर लेंगे कि हमने जो आपका परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण तंत्र में हमने एक्चुअल में क्या चीज देखी। परिसंचरण तंत्र में हमने ये देखा कि आपका जो हृदय है, मनुष्यों में अगर हम वहन की बात करें तो जो हमारा हृदय है, जैसे हमने रेस्पिरेशन की बात कर ली, रेस्पिरेशन में हमने बात करी थी कि किस तरह से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जब हम वहन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहन के बारे में आपको देखना है कि किस तरह से ब्लड जो है वो हमारे शरीर में जो भोजन है, जो ऑक्सीजन है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उसको किस तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लास 9th में ही आप लोगों ने ये जान लिया था कि ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तो रुधिर यानी कि ब्लड क्या होता है, एक तरल माध्यम होता है और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। इसमें कोशिकाएं मौजूद होती हैं। प्लाज्मा है वो क्या करता है, प्लाज्मा भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनस जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, वही ऑक्सीजन, उन्हीं के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है ना। तो जब हम इस तरीके के बहुत सारे पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए हमें एक पंपिंग मशीन की जरूरत होती है, एक पंप की जरूरत होती है जो क्या कर सके, जो ब्लड को अंगों के आसपास पंप करके पहुंचा सके। तो ये पंपिंग वाला जो काम है ये करता है हमारा हार्ट, है ना। जैसे आप देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि बहुत एकड़ के खेत हैं, बहुत ध्यान से इस एग्जाम्पल को सुनेंगे। बहुत एकड़ के खेत हैं और हमारे पास एक पंपिंग सेट मशीन होती है। गांवों में जिन बच्चों ने कभी देखा होगा तो एक पंपिंग सेट मशीन होती है, एक पंपिंग सेट मशीन होती है जो लगातार क्या करती है, पानी जमीन से खींच करके और पंप के द्वारा बाहर निकालती रहती है। तो वो पंपिंग मशीन पानी को जमीन से खींच के ब्लड वो बाहर निकालती रहती है और पाइप के द्वारा आप जहां चाहें वहां उस पानी को पहुंचा सकते हैं। तो बिल्कुल उसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए आप इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी में भी एक पंपिंग मशीन लगी हुई है जिसको हम हार्ट कहते हैं, जिसको हम हृदय कहते हैं। और हृदय से जो जैसे पाइप के द्वारा पानी हर जगह पहुंचाया जाता है, वैसे पाइप्स के द्वारा ही, नलिकाओं के द्वारा ही जो ब्लड है वो शरीर के सभी अंगों तक, हर एक टिश्यू तक पहुंचा देता है और एक तंत्र का निर्माण करता है ताकि उसमें रास्ते में कोई टूट फूट हो तो उसकी मरम्मत हो सके और ब्लड का फ्लो पंपिंग मशीन के द्वारा शरीर के हर एक अंग तक होता रहे। ठीक है, तो आप सभी ने जाना कि हार्ट जो है आपका वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। हर एक मनुष्य का हृदय जो है वो उसकी मुट्ठी के आकार के बराबर
होता है। आपका हार्ट यानी कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड का मतलब 4 कोष्ठकों से बटा हुआ होता है, जिसमें ऊपर की तरफ आलिंद होता है और नीचे की तरफ निलय होता है। आपको ऊपर और नीचे कौन सा पार्ट होता है उसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि नी से नीचे होता है और नी से निलय होता है। तो हार्ट के बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं और अब आपको ये थोड़ा सा रिसर्च करनी होगी, घर में बातचीत करनी होगी कि एक्चुअल में हार्ट अटैक क्यों हो जाता है। हार्ट अटैक होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के बारे में। तो हार्ट अटैक एक्चुअल में क्यों होता है थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, कंज्यूमिंग फूड आइटम्स विद हाई कोलेस्ट्रॉल, बीइंग ओवरवेट, ये कुछ कारण है जिससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप जो लोग धूम्रपान करते हैं, जो लोग ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और हार्ट अटैक का मतलब ये है कि जो ब्लड फ्लो है वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाए और हार्ट तक आपके ब्लड ना पहुंचे, तो हार्ट अटैक की संभावना बनती है। ज़्यादातर हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड और ऑक्सीजन जो हार्ट मसल्स तक पहुंचती हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाती है तभी हार्ट अटैक होता है। बच्चों, आज की क्लास में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको आपके हार्ट के बारे में बताया कि 4 कोष्ठकों से मिलकर के हमारा हृदय बना हुआ होता है। अगर मैं अपने हार्ट की बात करूं कि हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि मेरा जो हार्ट है उसका साइज क्या होगा, तो मेरी मुट्ठी के आकार के बराबर। उसी तरह से आपकी मुट्ठी के आकार के बराबर आपके हार्ट का साइज है। और हार्ट अटैक होने का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? कभी भी उन वेसल्स में अगर कोई ब्लॉकेज हो, जिसमें कैल्शियम की भी ब्लॉकेज हो सकती है और कोलेस्ट्रॉल की भी ब्लॉकेज हो सकती है, तो किसी भी तरह से अगर ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट तक अगर ब्लड सप्लाई ठीक तरीके से ना हो पाए तो ये हार्ट अटैक का कारण होता है। अपने हृदय के बारे में और भी ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे। डायग्राम्स जो मैंने आपको बनाए हैं उसको क्लियर तौर पे बनाएंगे। रेड का मतलब हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और ब्लू का मतलब हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आज की क्लास में इतना ही। कुछ कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।